हेलो दोस्तों, आज हम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ की एक्ट वाइज सीन वाइज समरी को डिस्कस करेंगे और हर एक्ट के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन की भी बात होगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। हियर बिगिंस आवर एक्ट 1 सीन 1 ऑफ मैकबेथ। नाटक की शुरुआत एक डेजर्टेड प्लेस अर्थात बंजर भूमि में होती है दोस्तों। बिजली की गरज और तीव्र चमक के वातावरण में 3 विचेज अर्थात 3 चुड़ैलों का प्रवेश होता है। पहली विच पूछती है, अब हम तीनों कब मिलेंगे? थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में? सेकेंड विच यानी कि दूसरी चुड़ैल जवाब देती है दोस्तों, अब हम तब मिलेंगे जब युद्ध की भयानक आवाज़ें जो अभी सुनाई दे रही हैं थम जाएंगी और युद्ध एक पार्टी द्वारा जीता और दूसरी पार्टी द्वारा हार लिया जाएगा। तीसरी चुड़ैल बोलती है, ये तो आज शाम को सूरज छिपने से पहले ही हो जाएगा। और फिर तीनों चुड़ैलें एक साथ मिलकर कहती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है और जो बुरा है वो ही हमारे लिए अच्छा है। नाटक के इन कीवर्ड्स को बोलकर वो गायब हो जाती हैं और एक्ट 1 सीन 1 भी यहीं समाप्त हो जाता है दोस्तों। जो वर्ड्स चुड़ैलें लास्ट में बोलती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वो इस नाटक की टोन सेट करने का काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ये चुड़ैलें अपने बुरे प्रभाव से मैकबेथ की अच्छाई को बुराई में बदलने का काम करेंगी। आइए अब एक्ट 1 सीन 2 में आ जाते हैं। एक्ट 1 सीन 2 में हम अपने आप को स्कॉटलैंड के राजा डंकन के किले फॉरेस्ट के पास लगे एक कैंप में पाते हैं दोस्तों। वहाँ डंकन अपने पुत्र मैल्कम और डोनाल्बेन और बाकी के अटेंडेंट्स के साथ बैठे हैं। वहाँ एक वुंडेड सोल्जर का प्रवेश होता है। सिपाही खून से लथपथ हैं। वो राजा डंकन को उस युद्ध की सूचना देता है जो युद्ध वर्तमान में लड़ा जा रहा है और बताता है कि कैसे स्कॉटलैंड आर्मी के फर्स्ट जनरल मैकबेथ ने विद्रोही हो चुके मैकडोनाल्ड पर विजय प्राप्त की। ये बात सुनकर किंग डंकन मैकबेथ को ओ वैलिएंट कजिन वर्दी जेंटलमैन कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा वो सिपाही एक नए हमले की भी सूचना देता है जो नॉर्वे के राजा ने डेन ऑफ काउडर की मदद से किया था। स्कॉटलैंड के वर्तमान डेन ऑफ काउडर की डिसलॉयल्टी अर्थात गद्दारी के बारे में बताने के बाद वो लहूलुहान सिपाही गिरने ही वाला था कि किंग डंकन उसके इलाज की व्यवस्था कराते हैं। सिपाही के बाद अब डेन ऑफ रॉस वहां पहुंचते हैं और किंग डंकन को बताते हैं कि राजा की आर्मी के फर्स्ट जनरल मैकबेथ और सेकंड जनरल बैंको ने विरोधियों का डटकर मुकाबला किया और विजय प्राप्त की। मैकबेथ को रॉस बेलोनाज ग्रूम कहकर बुलाता है दोस्तों। बेलोना का मतलब होता है युद्ध की देवी और ग्रूम मीन्स दूल्हा। इसका अर्थ हुआ कि मैकबेथ इस प्रकार लड़ा मानो कि युद्ध की देवी का दूल्हा हो। इस न्यूज को सुनकर किंग डंकन आनंदित हो उठते हैं दोस्तों और मैकबेथ की खूब तारीफ करने लगते हैं और ऑर्डर देते हैं कि डेन ऑफ काउडर जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है उसे मृत्युदंड दिया जाए और उसका टाइटल मैकबेथ को दे दिया जाए। अर्थात मैकबेथ को
देन ऑफ काउडर की उपाधि दे दी जाए। रॉस राजा के इन दोनों आदेशों को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। यहीं पर एक्ट 1 और सीन 2 समाप्त भी हो जाता है दोस्तों। एक्ट 1 सीन 3 एक हीथ अर्थात बंजर भूमि में घटित होता है दोस्तों, जहां हमें एक बार फिर 3 विचेस से मिलाया जाता है। मैकबेथ और बैंको भी उसी हीथ से गुजरते हैं और उनका सामना इन 3 विचेस से होता है, जो मैकबेथ को देन ऑफ ग्लैमिस, देन ऑफ काउडर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड कहकर बुलाती हैं। मैकबेथ ऑलरेडी देन ऑफ ग्लैमिस के पद पर है, लेकिन देन ऑफ काउडर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना अभी मैकबेथ की सोच से बाहर की चीज है दोस्तों। बैंको के बारे में पूछने पर विचेज कहती हैं कि बैंको खुद कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी संतानें राजा बनेंगी। बैंको उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उन्हें बबल्स ऑफ द अर्थ कहकर बुलाता है। तभी रॉस वहां इस मैसेज को लेकर पहुंचते हैं कि मैकबेथ को देन ऑफ काउडर नियुक्त कर दिया गया है। इस न्यूज को सुनने के बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा बनने का सपना सजोने लगता है दोस्तों, और रेजिसाइड का भी मन बना लेता है। रेजिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ द किंग। अब वो किंग डंकन के मर्डर के बारे में सोचने लगता है। विचित से हुए इस एनकाउंटर और उनकी भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को पत्र लिखता है, और यहीं पर एक्ट 1 सीन 3 समाप्त हो जाता है। एक्ट 1 सीन 4 में हम किंग डंकन के किले फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। राजा अपने दोनों जनरल्स की खूब तारीफ करता है और घोषणा करता है कि उनका बड़ा बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड की गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, अर्थात उनके बाद उनका बेटा मैल्कम ही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद किंग डंकन मैकबेथ के कैसल इन्वरनेस में रात्रि भोज के लिए जाने का प्रस्ताव रखता है। मैकबेथ इस प्रस्ताव को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और मन ही मन सोचता है, नसीब भी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी राजा बनूं, इसीलिए राजा खुद मरने के लिए मेरे घर आ रहा है। एक्ट 1 सीन 5 मैकबेथ के कैसल इन्वरनस में खुलता है। लेडी मैकबेथ की वाइफ मैकबेथ के भेजे हुए उस लेटर को पढ़ रही है दोस्तों, जो मैकबेथ ने 3 विचेज की भविष्यवाणी के संबंध में लिखा है। पत्र पढ़ लेने के बाद लेडी मैकबेथ अपने पति को स्कॉटलैंड का राजा बनाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है, मैकबेथ तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मैं साहस वाले ऐसे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में भरूंगी जो तुम्हारे सारे डाउट्स को दूर कर देंगे, और उन 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी भी जल्द ही सत्य साबित होगी। तभी एक मैसेंजर का प्रवेश होता है जो लेडी मैकबेथ को संदेश देता है कि आज रात मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के यहाँ किंग डंकन पधार रहे हैं। जब मैसेंजर चला जाता है तो लेडी मैकबेथ किंग डंकन को मारने के इरादे ऑडियंस के सामने जाहिर कर देती हैं। वो इविल स्पिरिट्स को संबोधित करते हुए कहती है कि ओ इविल स्पिरिट्स, ओ बुरी आत्माओं, तुम आओ और मुझे अनसेक्स कर दो। स्त्री वाले जितने भी कोमल विचार हैं मेरे दिमाग से हटा दो और मुझे सर से पांव तक भयानक क्रूरता से भर दो, ताकि मैं इस भयानक कृत्य को अंजाम दे पाऊं जो मेरे माइंड में चल रहा है। तभी मैकबेथ का प्रवेश होता है और लेडी मैकबेथ उसका स्वागत ग्रेट ग्लैमिस वर्दी काउडर कहकर करती है दोस्तों। वो कहती है कि जल्द ही तुम्हें इन दोनों से बड़ा वाला पद भी मिलने वाला है।
मैकबेथ लेडी मैकबेथ से कहता है, मेरी प्रिय पत्नी, आज की रात किंग डंकन हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ तुरंत पूछती है, और जा कब रहे हैं? मैकबेथ कहता है कि कल। उनकी यही योजना है कि वो आज शाम हमारे यहाँ डिनर करेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे। लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे नहीं, वो कल तो किंग डंकन की जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कहकर लेडी मैकबेथ ऑडियंस को इशारा देती है कि वो किंग डंकन को रात में ही निपटा देंगे। मैकबेथ कहता है कि इस पर बाद में बात करेंगे, पहले राजा के आगमन की तैयारी करो। लेडी मैकबेथ कहती है, तुम बस अपने चेहरे की दिखावट का ध्यान रखो, तुम्हारे हाव भाव से तुम्हारे आंतरिक विचार बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने चाहिए। यहीं पर एक्ट 1 सीन 5 खत्म होता है और एक्ट 1 सीन 6 स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैकबेथ के कैसल इन्वरनेस के सामने का सीन है। डंकन, मैल्कम, डोनाल्बिन, मैकडफ और बाकी के अटेंडेंट्स वहां पहुंच रहे हैं। मैकबेथ के कैसल को देखकर किंग डंकन अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। लेडी मैकबेथ उन लोगों के वेलकम के लिए वहां पहुंचती है। किंग डंकन पूछते हैं, वेयर इज द देन ऑफ काउडर? वो आगे कहते हैं, फेयर एंड नोबल हॉस्टेस, आज की रात हम आपके गेस्ट रहेंगे, हमें अंदर ले चलो और हमें हमारे होस्ट मैकबेथ से मिलवाओ। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। यहीं पर एक्ट 1 सीन 6 खत्म होता है दोस्तों, और एक्ट 1 का अंतिम सीन 7 मैकबेथ के किले इन्वरनेस के अंदर का दृश्य दिखाता है। यहाँ एक तरफ रॉयल गेस्ट किंग डंकन को खूब एंटरटेन किया जा रहा है, उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैकबेथ डंकन के मर्डर के बारे में सोच रहा है। उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किंग डंकन को मारे या ना मारे। एक तरफ राजा बनने का लालच उसे मर्डर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आत्मा इतने अच्छे राजा को अपने घर की छत के नीचे मर्डर करने के बारे में सोचने के लिए कचोटती है। अब वो लेडी मैकबेथ के सामने बोल देता है कि वो किंग डंकन का मर्डर नहीं करेगा। ऐसे समय पर लेडी मैकबेथ को मर्डर करने के लिए उकसाती है दोस्तों, और उससे पूछती है, अच्छा राजा बनने की इच्छा समाप्त हो गई? अब उस समय पिए हुए थे जब मेरे से कह रहे थे कि मुझे राजा बनना है, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब लेडी मैकबेथ उसके मैनलीहुड पर प्रश्न उठाती है और उसे कायर कहकर बुलाती है। वो मैकबेथ से कहती है, तुम्हारा हाल तो उस बिल्ली की तरह है जो मछली खाना तो चाहती है लेकिन अपने पैरों के भीग जाने को लेकर भयभीत है। जब मैकबेथ अपना डाउट प्रकट करता है, अगर हम फेल हो गए, लोगों को पता लग गया तो क्या होगा? तब लेडी मैकबेथ उससे कहती है, अगर तुम अपने इरादों को पक्का रखोगे तो हम कभी फेल ही नहीं होंगे। जब डंकन गहरी नींद में सो रहा होगा तो मैं उसके बॉडीगार्ड्स को खूब वाइन पिला दूंगी, जिससे वो अपना होश हवास खो बैठेंगे, और उस समय हम किंग डंकन को आसानी से मर्डर कर देंगे और बाद में आरोप भी हम उन्हीं बॉडीगार्ड्स पर डाल देंगे। अब मैकबेथ कन्विंस हो जाता है दोस्तों, और एक्ट 1 के अंतिम वर्ड्स बोलता है, अब मैं अच्छे से डिसाइड कर चुका हूं, मैं अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को किंग डंकन का मर्डर करने में लगा दूंगा। अब हमें चलना चाहिए लेडी मैकबेथ। दूसरों को धोखा देने के लिए मुस्कुराहट भरा चेहरा बनाना चाहिए। फॉल्स फेस
मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, अर्थात हमारे हृदय की धोखेबाजी हमारे ढोंगी निर्दोष चेहरे से ढकी रहनी चाहिए। यहीं पर मैकबेथ नाटक का एक्ट 1 समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब इस एक्ट 1 पर आधारित कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द प्ले मैकबेथ ओपन? ऑप्शंस आर अ डेजर्टेड प्लेस, मैकबेथ्स कैसल इन्वर्नेस, डंकन्स कैसल फॉरेस्ट और नन ऑफ द अबव। The correct answer is a deserted place. A deserted place ही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे मैकबेथ नाटक शुरू होता है। यहाँ पर 3 विचेज आती हैं और आ करके बोलती हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डंकन इज द किंग ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड। नेक्स्ट वन, how many sons does Duncan have? Duncan has 2 sons friends, Malcolm and Donalbain. Fair is foul and foul is fair occurs in, the options are Act 1 Scene 2, Act 1 Scene 3, Act 1 Scene 4 or Act 1 Scene 1. The correct one is Act 1 Scene 1। और इन वर्ड्स को 3 विचेस यानी कि 3 चुड़ैलों द्वारा बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विचेज हेल मैकबेथ बाय कॉलिंग हिम देन ऑफ ग्लेमिस, देन ऑफ काउडर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि 3 विचेज जब मैकबेथ से पहली बार मिलती हैं तो इन 3 नामों से बुलाती हैं। देन ऑफ ग्लेमिस तो वो ऑलरेडी है ही, देन ऑफ काउडर भी वो कुछ ही समय बाद बन जाता है जब रॉस ये गुड न्यूज उसे सुनाता है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो उपाधि है दोस्तों जिसको लेकर मैकबेथ बहुत श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does रॉस कॉल बेलोनाज ब्राइडग्रूम? रॉस किसको बेलोना का ब्राइडग्रूम कह के बुलाता है दोस्तों? बेलोना इज द गॉडेस ऑफ वॉर और युद्ध की देवी का दुल्हा रॉस मैकबेथ को कह के बुलाता है दोस्तों। दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन, इट इज विच इज प्रोफेसी अबाउट? द करेक्ट आंसर इज बैंको, क्योंकि बैंको के लिए ही विचेज बोलती हैं कि तुम राजा खुद तो नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी राजा बनेगी। व्हाट इज असाइड? असाइड इज अ ब्रीफ कमेंट बाय अ कैरेक्टर एड्रेसिंग द ऑडियंस अनहर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज soliloquy? Soliloquy is one man's speech directed to himself when he is alone on the stage. It is longer than a sight, friends. Next question is who says there is no art to find the mind's construction in the face? ये बात स्कॉटलैंड के राजा डंकन बोलते हैं दोस्तों जब वो अपने प्रीवियस देन ऑफ काउडर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस देन ऑफ काउडर पे उन्हें पूरा विश्वास था लेकिन उसने उन्हें धोखा दे दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई ऐसी कला नहीं है जिससे हमें किसी व्यक्ति का चेहरा देख के पता लग जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। Whom does Duncan call worthiest cousin? डंकन मैकबेथ को वर्दिएस्ट कजिन कह के बुलाता है दोस्तों। Whom does Duncan appoint his heir? The correct answer is Malcolm. स्कॉटलैंड के राजा डंकन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे मैल्कम को नियुक्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ नाटक की फोर्थ विच
लेडी मैकबेथ को बोला गया है दोस्तों, क्योंकि वो मैकबेथ को उकसाती है उस भयानक कृत्य को करने के लिए। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर, आइडेंटिफाई द स्पीकर। यहाँ पर स्पीकर लेडी मैकबेथ है दोस्तों। वो बुरी आत्माओं का आह्वान करती है और उनसे कहती है कि मुझे अनसेक्स कर दो, ताकि स्त्रियों वाली सारी सॉफ्टनेस मेरे दिल से निकल जाए और सिर से लेकर पांव तक मैं घोर क्रूरता और निर्दयता से भर जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ्स कैसल इज एट, द करेक्ट आंसर इज इनवर्नेस। इफ इट वर डन when it is done, then it were done well. Here it refers to, the options are murder, love, romance, none of the above. The correct answer is murder. This statement has been made by Macbeth, और यहाँ पर मैकबेथ डंकन के मर्डर की बात कर रहा है दोस्तों। What is Hamartia in Macbeth's character? The correct answer is वॉल्टिंग एम्बिशन। राजा बनने के लिए बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ही मैकबेथ का हैमर्टिया बनती है दोस्तों, वही उसके पतन का कारण भी बनती है। आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। ये लाइन मैकबेथ द्वारा बोली गई है दोस्तों। वो स्टार्स यानी कि तारों को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ तारों, अपनी लाइट बंद कर लो, अपनी फायर्स को छिपा लो, ताकि मेरी ये ब्लैक और डीप डिजायर्स किसी की नज़र में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द होप ड्रंक वेयरिंग यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? वट इज द होप लेडी मैकबेथ इज टॉकिंग अबाउट हियर? द करेक्ट आंसर इज the hope of becoming the king of Scotland. जब मैकबेथ लेडी मैकबेथ से डंकन का मर्डर करने के लिए मना कर देता है, तब लेडी मैकबेथ ये बात बोलती है दोस्तों, कहती है कि वो होप कहाँ चली गई जिससे तुमने अपने आप को पहले सजाया हुआ था। पहले तो आप कहते थे कि आप स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, अब अगर ऐसे ही डरोगे तो राजा कैसे बनोगे? Next and last question of the day is, false face must hide what the false heart doth show. Who is the speaker here? The correct answer is Macbeth. Act first के लास्ट में मैकबेथ ये बात बोलता है, हमारे चेहरों से बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। It's time to go through some important passages of Macbeth Act 1। पहला important passage Act 1 Scene 1 के अंत में 3 witches द्वारा बोला जाता है दोस्तों। वो बोलती हैं, fair is foul and foul is fair। जो सबके लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, और जो सबके लिए बुरा है वो ही हमारे लिए अच्छा है। Hover through the fog एंड फिल्थी एयर। आओ अब धुंध और गंदी हवा के बीच से मडराते हुए निकले। एक्ट 1 सीन 2 में घायल सिपाही राजा को बताता है, जब मैकबेथ ने ट्रेटर मैकडनवाल्ड और आयरिश आर्मी को हरा दिया था, तो नॉर्वे के राजा ने भी मौका देखकर हमारे डेन ऑफ कॉर्डर के सहयोग से हमारे स्कॉटिश जनरल्स मैकबेथ और बैंको पर हमला बोल दिया था। किंग डंकन कहते हैं कि ये तो हमारे जनरल्स के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड और चौंका देने वाला रहा होगा। इसके प्रति उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्या वो घबरा गए थे? तब वुंडेड सोल्जर इन लाइंस में बताता है, यस, एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर द लॉयन। हाँ, वो घबराए तो थे, लेकिन बस उतने ही जितना कि स्पैरोज को देखकर ईगल घबराती है।
अर्थात छोटी छोटी चिड़ियों को देखकर बड़ी चील घबराती है। हाँ, वो घबराए तो थे, लेकिन बस उतना ही जितना कि हेयर यानी कि खरगोश को देखकर लॉयन घबराता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो हमारे जनरल्स उस युद्ध को देखकर थोड़े भी नहीं घबराए थे। If I say sooth, I must report they are edge cannons overcharged with double cracks, so they doubly redoubles strokes upon the foe. सत्य तो ये है राजा साहब कि हमारे दोनों जनरल्स नई आपदा के विरुद्ध घबराने की बजाय दोगुनी पावर के साथ लड़ने के लिए प्रेरित हुए थे। जिस प्रकार नए शक्तिशाली बारूद से भरी हुई तोपें दुगनी तीव्रता से फटती हैं, उसी दुगनी तीव्रता से हमारे जनरल्स नॉर्वे की आर्मी पर टूट पड़े थे। एक्सेप्ट दे मेंट टू बेद इन रीकिंग वुंड्स और मेमोराइज अनदर गोलगाथा। I cannot tell, but I am faint. My gaseous cries for help. मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या वे अपने एनिमीज के गर्म खून में स्नान कर लेना चाहते थे या फिर उस युद्ध स्थल को एक नया गोलगाथा बना देना चाहते थे, जहां की बहुत सारे मृतक शरीर और खोपड़ियां हमेशा बिखरी रहती थी। लेकिन मेरे घाव से बहता हुआ खून मुझे बेहोश कर रहा है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। इसके बाद रॉस आता है और किंग डंकन को आगे के युद्ध के बारे में बताता है। द देन ऑफ कॉर्डोर began a dismal conflict till that Bellona's bridegroom leapt in proof. राजा साहब, आपके देन ऑफ कॉर्डर ने गद्दारी की और वो जाकर नॉर्वे के राजा से मिल गया और हमारी अर्थात स्कॉटलैंड की सेना को पराजित करने के लिए उसने एक डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात निराश कर देने वाला युद्ध छेड़ दिया। उसका नॉर्वे के राजा के साथ मिलकर हमारे ऊपर किया गया हमला हमारे लिए केवल तभी तक डिस्मल और डिजास्टर्स रहा जब तक कि देन ऑफ कॉर्डर का मुकाबला करने के लिए हमारे जनरल मैकबेथ नहीं उतर गए। हमारे वीर मैकबेथ ने पराजय के विरुद्ध ऐसा कवच धारण किया हुआ था मानो कि वो युद्ध की देवी बेलोना का ब्राइड ग्रूम अर्थात दूल्हा हो। कन्फ्रंटेड हिम विथ सेल्फ कंपेरिजन्स, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिबेलियस आर्म अगेंस्ट आर्म। मैकबेथ ने उसके साथ एकल द्वंद्व किया और उसके हर हमले का जवाब दूसरे हमले से दिया और उसके हर शस्त्र का जवाब मैकबेथ ने अपनी बहादुरी वाले शस्त्र से दिया। कर्बिंग हिज लेविश स्पिरिट एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेल ऑन अस। और इस प्रकार मैकबेथ ने धोखेबाज देन ऑफ कॉर्डर की लेविश हो चुकी अर्थात खुरापाती हो चुकी स्पिरिट को कुचल कर रख दिया और विजय आखिरकार हमारी ही हुई। एक्ट 1 सीन 3 में मैकबेथ और बैंको 3 विचेस से मिलते हैं दोस्तों, जो कि उनके बारे में भविष्यवाणियां करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इन लाइंस में बैंको मैकबेथ को उन 3 विचेस के एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व के बारे में बताते हुए कहता है, द अर्थ हैज बबल्स एज द वाटर हैज। पृथ्वी पर भी वैसे ही बबल्स यानी कि बुलबुले उठते हैं जैसे कि पानी में। एंड दीज आर ऑफ देम, और जैसे पानी के बुलबुले अभी होते हैं और अभी गायब भी हो जाते हैं, ऐसे ही ये 3 विचेस भी अर्थ बबल्स हैं। देखो, अभी तो मौजूद थी और अभी अभी गायब हो गई। 3 विचेस की भविष्यवाणियां सुनने के बाद और रॉस से मिलने के बाद, जो कि ये मैसेज लाता है कि मैकबेथ को देन ऑफ कॉर्डर नियुक्त किया गया है। मैकबेथ अब उन चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में सीरियसली सोचने लग जाता है। 2 बात तो सत्य हो गई थी, क्या तीसरी भी
कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, ये भी सत्य साबित होगी। यहां पर मैकबेथ खुद से बोलते हुए कह रहा है, दिस सुपरनैचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड। जो कुछ भी इन जादूगरनियों ने भविष्यवाणी की है वो ना तो अच्छी ही हो सकती हैं और ना ही बुरी। इफ इल, वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस कमेंसिंग इन अ ट्रूथ, आई एम देन ऑफ काउडर। अगर इनके बुरे होने के बारे में सोचूं तो ये बुरी कैसे हो सकती हैं? उनके सत्य होने का प्रमाण तो मुझे पहले ही मिल चुका है। मैं देन ऑफ काउडर तो बन ही गया हूं। इफ गुड, वाई डू आई एल्ड टू दैट सजेशन हुज हॉरिड इमेज डथ अनफिक्स माई हेयर। इन्हें अच्छा भी मैं कैसे मान लूं? अगर ये अच्छी ही होती तो फिर मुझे भयानक विचार से आतंकित क्यों कर देती, जिसकी कल्पना मात्र ही इतनी भयानक है कि मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। एंड मेक माई सीटेड हार्ट नॉक एट माई रिब्स अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर। और प्रकृति के विरुद्ध जाकर राजा बनने का विचार मेरे हृदय को इतनी तीव्रता से क्यों धड़काता। इसके बाद मैकबेथ खुद से बोलता है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। काल्पनिक भय वास्तविक भय से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मेरे वर्तमान के डर मुझे उतना नहीं डरा रहे हैं जितना कि भविष्य के बारे में की गई वो कल्पनाएं जो मैं राजा बनने के लिए कर रहा हूं। इसके बाद एक्ट 1 सीन 4 में हम डंकन को प्रीवियस देन ऑफ काउडर की गद्दारी के बारे में बोलते हुए पाते हैं। दोस्तों, किंग डंकन अपने किले फॉरेस्ट में अपने बेटों और सेवकों के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। कोई ऐसी कला नहीं है जिससे हमें किसी व्यक्ति का चेहरा देख के पता लग जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। He was a gentleman on whom I built an absolute trust। वो अर्थात पुराने वाले देन ऑफ काउडर पर मैं पूरा विश्वास करता था और देखो उसने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। तभी डंकन मैकबेथ को फॉरेस्ट किले में प्रवेश करते हुए देखते हैं और तुरंत बोलते हैं, ओ वर्दिएस्ट कजिन, द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी। ओ मेरे सबसे काबिल कजिन, तुम्हारे प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार ना प्रकट करने का पाप अभी भी मुझ पर भारी होकर बैठा है। दाउ आर्ट सो फार बिफोर दैट स्विफ्टेड विंग ऑफ रिकम्पेंस इज स्लो टू ओवरटेक। क्योंकि तुम्हारी योग्यता इतनी अधिक है कि मैं तुम्हें जितना भी पुरस्कार प्रदान करूं वो नाकाफी ही सिद्ध होगा। वुडस्ट दाउ हैडस्ट लेस डिजर्व्ड दैट द प्रोपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट्स माइट हैव बीन माइन। अगर तुम थोड़े कम डिजर्विंग होते मैकबेथ और तुम हम पर इतने ज़्यादा एहसान नहीं करते तो मैं तुम्हें वांछित पुरस्कार या धन्यवाद दे पाता। Only I have left to say, more is thy due than all can pay। अब तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे एहसान मेरे ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि मैं उन्हें चुका ही नहीं सकता। वो ड्यूज़ जो तुमने मेरे ऊपर डाले हैं उन ड्यूज़ को कभी पे करने में मैं सक्षम ही नहीं होऊंगा। एक्ट 1 सीन 4 में ही हमें मैकबेथ द्वारा बोला गया एक असाइड भी मिलता है दोस्तों, जिसमें वो अपने आप से मन ही मन में ये वर्ड्स बोल रहे हैं, स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। प्रकाश तारों अपने आप को छिपा लो ताकि तुम्हारी लाइट
कहीं मेरे दिलो दिमाग में चल रही ब्लैक और डीप डिजायर अर्थात राजा का मर्डर करने की पाप युक्त इच्छा औरों के सामने उजागर ना हो जाए। दी आई विंक एट द हैंड yet let that be which the eye fears when it is done to see। कोई आंख ये ना देखे कि मेरे हाथ क्या करने जा रहे हैं, तो भी ये कार्य होना ही चाहिए जिसे आंख उसके भयानक प्रभाव के कारण देखने से भी डरती है। अब हम एक्ट 1 और सीन 5 में पहुंच जाते हैं। यहां पर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ से बात करते हुए बोलती है, ओ नेवर शैल सन दैट मोरो सी योर फेस माई देन इज एज अ बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स। अरे नहीं, कल का दिन तो किंग डंकन के लिए कभी आएगा ही नहीं, परंतु मेरे स्वामी तुम्हारा चेहरा खुली किताब बना हुआ है जहां लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे माइंड में स्ट्रेंज मैटर्स चल रहे हैं। लेडी मैकबेथ आगे बोलती है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। तुम्हें बाहर से फूल के समान कोमल दिखना चाहिए और अपने अंदर खतरनाक सांप को छिपाए रखना चाहिए। He that is coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my dispatch। जो भी हमारे यहाँ आएगा उसका अच्छे से इंतजाम किया जाएगा। आज की रात की सारी मेहमान नवाजी तुम मुझ पर छोड़ दो मैकबेथ। Which shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom। आज रात आए हुए मेहमान की ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी, ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी कि हमारे आने वाले सारे दिन और सारी रातें राजसी ठाट बाट से भर जाएंगी, क्योंकि सॉवरेन पावर और मास्टरडम तो आज की रात के बाद हमारे ही हाथ में होगा। एक्ट 1 सीन 6 में किंग डंकन मैकबेथ के कैसल इन्वरनेस में पहुंचते हैं और लेडी मैकबेथ को देखते ही बोल पड़ते हैं, सी आर ऑनर्ड हॉस्टेस, द लव दैट फॉलोज अस सम टाइम इज आर ट्रबल विच स्टिल वी थैंक एज वी लव। देखो हमारी सम्मानित हॉस्टेस आ गई हैं। कभी कभी हमारा प्यार भी ना हमें मुसीबत में डाल देता है, लेकिन फिर भी हम उस प्रेम को धन्यवाद ही देते हैं। हियर आई टीच यू हाउ यू शैल बिड गॉड एल्ड अस फॉर यू पेन एंड थैंक यू फॉर योर ट्रबल। हमारी ये बात तुम्हें ईश्वर से ये प्रार्थना करना सिखाएगी कि हमें जो कष्ट दे रहे हो ना, उसके लिए कुछ उपयुक्त इनाम भी दो। ऐसा ही कष्ट हम आज तुम्हें देने पधारे हैं। अपने प्रिय देन ऑफ काउडर के किले में हम तुम्हें परेशान करने के लिए चले आए। एक्ट 1 सीन 7 जो कि एक्ट 1 का अंतिम सीन है दोस्तों, उसमें हम एक तरफ तो राजा की अच्छे से होती हुई खातिरदारी को देखते हैं, तो दूसरी तरफ उनके मर्डर के बारे में योजना बनाते हुए मैकबेथ को। मैकबेथ एक सॉलिलॉक्वी में इन्वॉल्व है दोस्तों, और वो अपने आप से बात करते हुए कह रहा है, इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली। जब कोई कार्य करना ही है तो उसके लिए वेट क्यों किया जाए, ज्यादा अच्छा है कि उसे शीघ्र अति शीघ्र निपटाया जाए। इफ द assassination could trammel up the consequence and catch with his surcease success, that but this blow might be the be all and the end all here। इस सॉलिलॉक्वी में मैकबेथ आगे बोलता है, अगर सफलता एक ही मर्डर को करने से मिल रही हो और उसके बाद किसी और दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व ना होना पड़ रहा हो, तो उस मर्डर को कर ही लेना चाहिए। एक मर्डरस ब्लो के साथ ही इस काम को अंजाम दे देना चाहिए,
ये फाइनल ब्लो होगा और इसके बाद कोई दूसरा बुरा काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे तो वो मिल ही जाएगा ना जो मैं चाहता हूं। दैट इज द क्राउन ऑफ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इसी सॉलिलॉक्वी में मैकबेथ आगे बोलता है, आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलीप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर। मेरे मन में किंग डंकन के अगेंस्ट कोई पर्सनल ग्रजेज या व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, केवल ये मेरे राजा बनने की ही महत्वाकांक्षा है, जो कि एक बेतहाशा घुड़सवार के समान मेरा अपना ही पतन उत्पन्न करेगी। सॉलिलॉक्वी में खूब सोचने के बाद मैकबेथ इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो अब किंग डंकन का मर्डर नहीं करेगा। वो ये बात अब लेडी मैकबेथ को बताता है और लेडी मैकबेथ जवाब में क्या कहती है अब ये देख लेते हैं दोस्तों। Was the hope drunk where you dressed yourself? Hath it slept since and wakes it now to look so green and pale at what it did so freely? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैकबेथ, तुम उस समय पिए हुए थे क्या जब तुमने मुझसे राजा बनने की इच्छा जाहिर की थी? क्या नशे में चूर व्यक्ति के समान तुम्हारे अंदर की ये अच्छी वाली जो आशा है, राजा को ना मारने की आशा, क्या ये भी किसी पिए हुए आदमी के समान टुन्न होकर सो गई थी, जो अब डरे हुए और बीमार इंसान की तरह फिर से जाग गई है और उस व्यक्ति की तरह बन गई है जो कि खुद के देखे हुए सपने और खुद की ही इच्छा के बारे में सोच सोच कर कांप रहा है। लेडी मैकबेथ आगे कहती है, What beast was it then that made you break this enterprise to me? तब क्या तुम्हारे अंदर कोई जंगली जानवर या दैत्य समा गया था जब तुमने डंकन को मारने की अपनी इच्छा मेरे ऊपर ऐसे ब्रेक की थी मानो कि कोई लेटेस्ट न्यूज ब्रेक कर रहे हो? When you durst do it, then you were a man, and to be more than what you would be so much more than man. सही बताऊं, तुम उस समय ही रियल मैन थे। एक बहादुर आदमी की तरह तुमने उसकी हत्या की योजना बनाने का साहस किया था और अब उस योजना को कार्यान्वित करके तुम मैन के स्टेटस से भी ऊंचा उठ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। Not time nor place did then adhere and you would make both. जब तुमने पहली बार ये योजना बनाई थी मैकबेथ, तब ना तो टाइम और ना ही प्लेस हमारे फेवर में था, लेकिन फिर भी तुमने योजना तो बनाई ना। They have made themselves and their fitness now does unmake you. और आज जब समय और स्थान दोनों ही हमारे फेवर में आ गए हैं, तो तुम अपने आप को इस साहसिक कार्य को अंजाम देने में असमर्थ पा रहे हो। वाह क्या बात है। यहीं पर हमारे मैकबेथ एक्ट 1 के इंपॉर्टेंट पैसेजेस समाप्त होते हैं दोस्तों। एग्जाम में इनमें से किसी भी पैसेज की एक्सप्लेनेशन आ सकती है, लेकिन मॉडल के रूप में हम सिर्फ 2 पैसेजेस की एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन हमें करनी कैसे है। एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन नाउ। ओ वर्दिएस्ट कजिन, द sin of my ingratitude even now was heavy on me. Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. Would thou hadst less deserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine, only I have left to say, more is thy due than all can pay. सबसे पहले इन वर्ड्स का हम लिटरल मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर मैकबेथ को संबोधित करते हुए किंग डंकन कह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे ऊपर इतने एहसान हैं कि चाहे हम कुछ भी कर लें उन्हें पे नहीं कर सकते। अब इसके रेफरेंस पर आ जाते हैं दोस्तों। These lines occur in Act 1, Scene 4 of Macbeth,
Shakespeare's one of famous tragedies. It was first written in 1605-06 and included in the first folio of Shakespeare's plays published in 1623. ये लाइनें शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज में से एक मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 4 से ली गई हैं। इस ट्रेजेडी को 1605 और 1606 में लिखा गया था और वो फर्स्ट फोलियो जिसको कि शेक्सपियर के फ्रेंड्स हेमिंगस और कॉन्डेल लेके आए थे और जो 1623 में पब्लिश हुआ था, शेक्सपियर के प्लेज के उस फर्स्ट फोलियो में ये ट्रेजेडी भी पब्लिश हुई थी। कॉन्टेक्स्ट: दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय किंग डंकन and are addressed to Macbeth, the general of King's army. Macbeth has fought bravely against the treacherous Dane of Cawdor in the battlefield. After defeating the Norwegian army, assisted by the Dane of Cawdor, Macbeth returns Forres, King Duncan's castle. Duncan welcomes Macbeth with the words given for explanation. ये शब्द किंग डंकन द्वारा बोले गए हैं और इसमें मैकबेथ जो कि राजा की सेना का फर्स्ट जनरल है उसको संबोधित किया गया है। मैकबेथ ने बहुत बहादुरी से धोखेबाज देन ऑफ काउडर का मुकाबला युद्ध के मैदान में किया है और नॉर्वे की आर्मी को हराने के बाद ये वही नॉर्वे की आर्मी थी जिसको देन ऑफ काउडर सपोर्ट कर रहा था। उस आर्मी को हराने के बाद मैकबेथ जब डंकन के कैसल फॉरेस्ट में लौट के जब आते हैं तो डंकन इन्हीं वर्ड्स के साथ जो एक्सप्लेनेशन के लिए दी गई हैं मैकबेथ का वेलकम करते हैं। लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन नाउ। इन दीज लाइन्स किंग डंकन एड्रेसेस मैकबेथ एज हिज वर्दिएस्ट कजिन। डंकन इज ओवरजॉयड एट द विक्ट्री achieved by Macbeth. Macbeth has proved his loyalty to the crown in the battlefield. Duncan wants to show his gratitude to Macbeth but finds himself incapable in doing so. इन पंक्तियों में किंग डंकन मैकबेथ को वर्दिएस्ट कजिन के रूप में संबोधित करते हैं। डंकन मैकबेथ की विजय पर बहुत खुश हैं क्योंकि मैकबेथ ने क्राउन के प्रति अपनी लॉयल्टी को युद्ध स्थल में बहुत अच्छे से साबित किया है। राजा डंकन मैकबेथ के लिए अपना आभार तो प्रकट करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। He feels himself a sinner in this matter as no reward or appreciation of his will prove sufficient for the kind of achievement Macbeth has made in the battlefield. Duncan says that if Macbeth did something less deserving, it would be possible for him to thank or reward him properly. यहाँ पर डंकन अपने आप को एक सिनर यानी कि पापी सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन अर्थात वो सम्मान और प्रशंसा नहीं है जिससे कि वो उस उपलब्धि का बदला चुका सके जो कि मैकबेथ ने युद्ध के मैदान में हासिल की है। डंकन कहते हैं अगर मैकबेथ तुमने थोड़ा कम डिजर्विंग काम किया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद भी दे सकता था, मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दे सकता था। बट मैकबेथ हैज अंडरटेकन सच अ ग्रेट एक्शन एज कैन नॉट बी रिवॉर्डेड और प्रेज्ड सफिशिएंटली। This is why Duncan says that Macbeth's dues are more on him than he can pay. लेकिन मैकबेथ ने ऐसा महान कार्य युद्ध स्थल पर किया है जिसके लिए डंकन के द्वारा दिया जाने वाला कोई भी पुरस्कार या तारीफ नाकाफी ही साबित होगी। इसीलिए डंकन कहते हैं मैकबेथ तुम्हारे हमारे ऊपर इतने ज्यादा ड्यूज हो गए हैं जिन्हें हम पे भी नहीं कर सकते। अब क्रिटिकल कमेंट पर आ जाते हैं। डंकन्स हाइपरबोलिक प्रेज of Macbeth
has an element of irony. There is no sin of ingratitude on the part of Duncan. The real sin we will see on the part of Macbeth, who after a short period will murder Duncan to satisfy his vaulting ambition of becoming the King of Scotland. डंकन ने इन वर्ड्स के माध्यम से जो अतिशयोक्ति वाली तारीफ मैकबेथ की है, इसमें वास्तव में हम एलिमेंट ऑफ आयरनी पाते हैं। इसमें हमें विडंबना देखने को मिलती है, क्योंकि डंकन की तरफ से इनग्रेटिट्यूड वाला जो सिन है वो वास्तव में कोई सिन है ही नहीं, वो तो कोई पाप ही नहीं है। जो असली पाप है वो तो मैकबेथ की तरफ से किया जाएगा, जब थोड़े ही समय बाद मैकबेथ डंकन को अपनी बढ़ती हुई आकांक्षा, जो कि स्कॉटलैंड का राजा बनने की आकांक्षा है, उसे प्राप्त करने के लिए किंग डंकन को मर्डर कर देगा। आइए अब अपने दूसरे पैसेज पर आ जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। इट इज द पार्ट ऑफ अ soliloquy where Macbeth says, if it were done where it is done, then it were done quickly. If the assassination could trammel up the consequence and catch with his Cersei's success, but this blow might be the be all and the end all here. यहां पर मैकबेथ एक soliloquy में खुद से बोल रहे हैं कि अगर ये काम करना ही है तो फिर इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अगर मेरे द्वारा किया जाने वाला एक मर्डर बाकी के क्राइम्स को अंजाम ना दे और वही मर्डर पहला और अंतिम मर्डर हो जाए, तो फिर इस मर्डर को करने में मुझे कोई परहेज भी नहीं करना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स रेफरेंस। रेफरेंस ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वाली एक्सप्लेनेशन में किया था। यहां पर बस हमने एक्ट और सीन चेंज कर दिया है। ये एक्ट 1 और सीन 7 का सीन है, जिसे शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ में से लिया गया है, जो 1605, 1606 में लिखी गई थी और 1623 में पब्लिश हुई थी। इट्स टाइम टू हैव अ लुक एट कॉन्टेक्स्ट नाउ। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय मैकबेथ pondering over the murder of King Duncan. King Duncan has arrived at Inverness, Macbeth's castle. On one side, we see that the king is being entertained, while on the other side, Macbeth is planning for his murder. He comes alone on the stage and speaks his mind out in front of the audience. ये शब्द मैकबेथ द्वारा किंग डंकन के मर्डर के बारे में सोचते हुए बोले गए हैं। किंग डंकन इन्वर्नेस यानी कि मैकबेथ के किले में पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो राजा डंकन की अच्छे से खातिरदारी की जा रही है और दूसरी तरफ मैकबेथ अपनी soliloquy में ऑडियंस के सामने अपने किंग डंकन को मर्डर करने के खतरनाक इरादों को जाहिर कर रहा है। लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन नाउ। In this soliloquy, Macbeth prepares himself for the heinous action he is going to undertake. Heinous action is to kill the present King of Scotland in his sleep in Macbeth's castle. Macbeth says that one murder will help him make his dream come true, and this murder will be the last murder. He says that after the murder of King Duncan, he will not commit any other crime, and so he will not fear to commit the murder which will not be leading to other crimes, and that only blow to Duncan will be both the beginning and ending of his evil deed. इस soliloquy में मैकबेथ अपने आप को उस खतरनाक कार्य के लिए तैयार कर रहा है जो कि बस अब वो करने ही जा रहा है, और वो खतरनाक कार्य है स्कॉटलैंड के वर्तमान राजा डंकन का मर्डर करना, जब वो मैकबेथ के किले इन्वर्नेस में गहरी नींद में सो रहे हों। मैकबेथ कहता है कि ये मर्डर उसे उसके सपने साकार करने में सहायता करेगा, और इस मर्डर के बाद
वो दूसरे अपराधों में अपने आप को शामिल नहीं करेगा। अपने को कन्विंस करते हुए आगे मैकबेथ कहता है कि किंग डंकन के मर्डर के बाद वो किसी दूसरे क्राइम को नहीं करेगा, इसलिए उसे मर्डर करने से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मर्डर दूसरे क्राइम्स को जन्म नहीं देगा। डंकन पर किया हुआ उसका ये हमला उसका पहला बुरा काम और अंतिम बुरा काम साबित होगा। क्रिटिकल कमेंट, मैकबेथ के यहां पर बोले गए शब्द उन कार्यों से बिल्कुल ही उलट है जो वो आने वाले समय में करने जा रहा है। वो अपने आप से बोल तो रहा है कि इस मर्डर के बाद वो दूसरा मर्डर नहीं करेगा, लेकिन वास्तविकता ये है, ये एक मर्डर मैकबेथ की सारी अच्छाई को बुराई में बदल देगा और इसके बाद वो एक के बाद एक इवल एक्शंस करता ही जाएगा। अब हम अपनी क्लास के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं दोस्तों। Here are 5 most important short answer type questions from Macbeth's Act 1. The first question is, comment on the opening scene of Macbeth or bring out the significance of the witch's statement, fair is foul and foul is fair. Answer. The opening scene of Macbeth opens in a deserted place where 3 witches meet in a thunderstorm. The first witch asks, when shall we 3 meet again in thunder, lightning or rain? To this, second witch replies, when the battle is lost or won. The third witch says, that will be ere the set of sun. मैकबेथ का ओपनिंग सीन एक डेजर्टेड प्लेस में घटित होता है जहां की 3 चुड़ैलें थंडर स्टॉर्म में आपस में मिलती हैं। पहली विच कहती है कि अब हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे? थंडर में मिलेंगे, लाइटनिंग में और रेन। हम तब मिलेंगे जब बिजली कड़क रही होगी, या फिर तब जब बिजली चमक रही होगी, या फिर तब जब बारिश हो रही होगी। इसका जवाब देते हुए सेकंड विच कहती है कि हम अब तब मिलेंगे जब ये युद्ध जो चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा, किसी के द्वारा जीत लिया जाएगा और किसी के द्वारा हार लिया जाएगा। फिर तीसरी विच बोलती है, अरे ये काम तो आज सूरज ढलने से पहले ही हो जाएगा। These witches are in fact talking about the war Macbeth is involved in. They want to meet Macbeth and turn his goodness into evil by their prophecies. These witches are ugly old women. They have supernatural power with which they corrupt the world. In their eyes, fair is foul and foul is fair. This is why they part with the words fair is foul and foul is fair, hover through the fog and filthy air. These witches act in the fog and filthy air because this kind of atmosphere is suitable for the foul deeds. ये चुड़ैलें वास्तव में उस युद्ध की बात कर रही हैं जिसमें मैकबेथ इन्वॉल्व हुआ है। वे मैकबेथ से मिलना चाहती हैं और मैकबेथ की अच्छाई को बुराई में बदलना चाहती हैं अपनी प्रोफेसीज यानी कि भविष्यवाणियों के माध्यम से। ये चुड़ैलें बहुत ही बूढ़ी और भद्दी औरतें हैं जिनके पास सुपरनेचुरल पावर है, और इस सुपरनेचुरल पावर का प्रयोग ये चुड़ैलें दुनिया को करप्ट यानी कि भ्रष्ट करने के लिए यूज करती हैं। उनकी नजरों में जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो ही अच्छा है। इसीलिए जब ये तीनों चुड़ैलें विदा होती हैं तो यही शब्द बोलती हैं, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है और जो सबके लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। हॉवर और मडराएं थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर, इस धुंध और गंदी हवा के बीच से। फॉग और फिल्थी एयर की बात विचेज इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके जो गंदे काम हैं वो इसी बुरे वातावरण को ज्यादा अच्छे से सूट करते हैं। उनके लिए इसी तरीके का वातावरण
ज्यादा सुटेबल और उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द इवल इफेक्ट ऑन मैकबेथ ऑफ द विचेस ग्रीटिंग हिम एज किंग टू बी। वर्णन कीजिए उस बुरे प्रभाव का जो मैकबेथ पर पड़ता है चुड़ैलें जब उसका स्वागत किंग टू बी के रूप में करती हैं। हियर कम्स आवर आंसर नाउ। मैकबेथ एंड बैंको, द जनरल्स ऑफ स्कॉटिश आर्मी, come across the 3 witches in the heath. These 3 witches hail Macbeth by calling him Dane of Glamis, Dane of Cawdor, and the King of Scotland. Macbeth's present title is Dane of Glamis. Other 2 titles are still far away from Macbeth. This is why Macbeth doesn't take the witches' prophecies seriously. मैकबेथ और बैंको जो स्कॉटलैंड की सेना के जनरल्स हैं वो रास्ते में एक बंजर भूमि पर 3 चुड़ैलों से मिलते हैं और ये 3 चुड़ैलें मैकबेथ को देन ऑफ ग्लेमिस, देन ऑफ कॉडोर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में संबोधित करती हैं। मैकबेथ का वर्तमान टाइटल देन ऑफ ग्लेमिस है, लेकिन बाकी के 2 टाइटल्स तो अभी मैकबेथ से बहुत दूर हैं। इसीलिए मैकबेथ इन चुड़ैलों की भविष्यवाणियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। रॉस कम्स एंड अनाउंसेस दैट मैकबेथ हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ द देन ऑफ कॉडोर। आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट 2 टाइटल्स, मैकबेथ स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ द 3rd prophecy made by the 3 witches. He himself says 2 truths are told, add happy prologues to the swelling act of the imperial theme. रॉस आता है और ये घोषणा करता है कि मैकबेथ को देन ऑफ कॉडोर नियुक्त कर दिया गया है। अब मैकबेथ को शुरू के 2 टाइटल्स मिल चुके हैं, इसीलिए मैकबेथ तीसरी भविष्यवाणी के बारे में भी सोचने लगा है और वो अपने आप से कहता है 2 बातें तो सच साबित हुई। ये वैसे ही थी जैसे किसी बड़े नाटक के पहले आने वाले प्रोलॉग्स होते हैं। मींस जब कोई बहुत अच्छा नाटक स्टेज पर दिखाया जाता है, इंपीरियल थीम वाला नाटक, तो उससे पहले प्रोलॉग्स आते हैं जो कि उस नाटक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। वैसे ही ये जो 2 टाइटल्स हैं वो प्रोलॉग का काम कर रहे हैं उस बड़े वाले ड्रामा के लिए जो कि मैं आने वाले समय में खेलने जा रहा हूं। एंड इन दैट ड्रामा आई विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नाउ मैकबेथ थिंक्स अबाउट द वे टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट ही विल हैव टू मर्डर किंग डंकन टू गेट द क्राउन। Even the thought of this shudders him, but his vaulting ambition to become king inspires him to tread the evil path. अब मैकबेथ सोचता है उस तरीके के बारे में जिसका वो प्रयोग करेगा स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए, और बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे किंग डंकन का मर्डर करना ही पड़ेगा क्राउन को प्राप्त करने के लिए। हालांकि मर्डर के बारे में सोच के ही उसकी रूह कपकपा जाती है, लेकिन उसकी जो वॉल्टिंग एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा है, राजा बनने की महत्वाकांक्षा, वो उसे बुरे रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है। Here comes our question number 3 now. Bring out the significance of Macbeth's famous soliloquy. If it were done, when it is done, then it were well, it were done. मैकबेथ की सोलिलक्वी जिसमें हमें ये वर्ड देखने को मिलते हैं कि महत्व को प्रकट कीजिए। आंसर, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय मैकबेथ pondering over the murder of King Duncan. King Duncan has arrived at Inverness, Macbeth's castle. On one side we see that the king is being entertained, while on the other side Macbeth is planning for his murder.
He comes alone on the stage and speaks his mind out in front of the audience. ये शब्द मैकबेथ किंग डंकन के मर्डर के बारे में सोचते हुए बोलता है। किंग डंकन मैकबेथ के किले इन्वरनेस में पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो राजा को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम मैकबेथ को राजा के मर्डर के बारे में सोचते हुए पाते हैं। वो एक सॉलिलॉक्वी बोलता है और ऑडियंस के सामने अपने बुरे इरादों को जाहिर कर देता है। In this soliloquy, Macbeth prepares himself for the heinous action he is going to undertake. Heinous action is to kill the present king of Scotland in his sleep in Macbeth's castle. Macbeth says that one murder will help him make his dream come true, and this will be the end of all his crimes. He says that after the murder of King Duncan, he will not commit any other crime, and so he will not fear to commit the murder which will not be leading to other crimes, and that only blow on Duncan will be both the beginning and ending of his evil deed. इस सॉलिलॉक्वी यानी कि स्वकथन में मैकबेथ अपने आप को उस बुरे कार्य के लिए तैयार कर रहा है जो वो बस करने ही जा रहा है, और वो है अपने ही किले में किंग डंकन को सोते समय मर्डर करना। मैकबेथ कहता है कि एक हत्या उसके सपनों को साकार कर देगी और इसके बाद वो दूसरे क्राइम्स में शामिल भी नहीं होगा। तो ऐसे क्राइम को करने में मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम दूसरे क्राइम्स को जन्म नहीं देगा। डंकन पर किया गया ये घातक हमला मेरे इवल डीड की शुरुआत भी होगा और एंडिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मैकबेथ कैंसिल द प्लान टू मर्डर डंकन? मैकबेथ डंकन की हत्या करने का प्लान क्यों कैंसिल कर देता है? आंसर, मैकबेथ थिंक्स दैट ही शुड नॉट मर्डर किंग डंकन as he is his guest. Besides this, Duncan has been an innocent and just king, and his murder will arouse great pity in the hearts of the people. Macbeth himself does not have any personal grudge against King Duncan. It is just his vaulting ambition that encourages him to murder such a nice king. He says, I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition. मैकबेथ सोचता है कि उसे किंग डंकन का मर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किंग डंकन उसके मेहमान हैं, और इसके अलावा डंकन बहुत ही मासूम और न्यायोचित राजा रहे हैं, इसलिए उनका जो मर्डर है वो लोगों के दिलों में एक पिटी उत्पन्न कर देगा और लोग विद्रोह करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैकबेथ खुद भी राजा के विरुद्ध कोई गिला शिकवा नहीं रखता है, ये तो सिर्फ उसकी वॉल्टिंग एम्बिशन है जो उसे प्रेरित करती है इतने अच्छे राजा का भी मर्डर कर देने के लिए। और ये बात वो खुद ही कहता है कि मेरा डंकन को मारने का और कोई रीजन नहीं है, बस मेरी महत्वाकांक्षा है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैकबेथ फुल्ली रियलाइजेस दैट हिज वॉल्टिंग एम्बिशन विल कॉज हिज फॉल इन द टाइम टू कम। दिस इज व्हाई he decides to cancel the plan of murder and tells it to Lady Macbeth. Lady Macbeth becomes angry at this decision and says, "Was the hope drunk wherein you dressed yourself?" She calls Macbeth a coward and compares him to a cat that wishes to eat fish but is afraid of getting its feet wet. मैकबेथ बहुत अच्छे से जानता है कि जो उसकी ये बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है ये आने वाले समय में उसके पतन का कारण बनेगी,
इसीलिए वो मैकबेथ को मर्डर करने के अपने प्लान को कैंसिल कर देता है और ये बात जाकर अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है। लेडी मैकबेथ इस डिसीजन को सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और मैकबेथ से कहती है, जिस इच्छा को तुमने पाला हुआ था वो क्या गायब हो गई? पहले तो तुम राजा बनने के लिए सब कुछ कर देने को तैयार थे और अब तुम एक कायर व्यक्ति की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? वो मैकबेथ को एक कायर कह के बुलाती है और उसकी तुलना उस बिल्ली से करती है जो मछली खाना तो चाहती है लेकिन अपने पांव के भीग जाने के डर से भयभीत है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हाउ डज लेडी मैकबेथ incite Macbeth when he cancels the plan to murder Duncan? लेडी मैकबेथ को कैसे उकसाती है जब वो राजा को मर्डर करने का अपना प्लान कैंसिल कर चुका होता है? आंसर, लेडी मैकबेथ becomes angry at this decision and says, was the hope drunk wherein you dressed yourself? She calls Macbeth a coward and compares him to a cat that wishes to eat fish but is afraid of getting its feet wet. लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ के डिसीजन पर नाराज हो गई है, वो कहती है, क्या राजा बनने की इच्छा तुमने पूरी तरह त्याग दी है? तुम एक कायर हो और एक ऐसी बिल्ली के समान हो जो मछली खाना तो चाहती है लेकिन पानी में उतरने से पांव भीग जाने के भय से भयभीत है। लेडी मैकबेथ फर्दर सेज दैट ही वाज अ रियल मैन व्हेन ही टुक दिस बोल्ड डिसीजन। एट दैट टाइम नीदर प्लेस नॉट टाइम वाज इन देयर फेवर। एट प्रेजेंट both of them are in favor, but Macbeth is not ready to make the most of this opportunity. लेडी मैकबेथ आगे कहती है, जब तुमने किंग डंकन को मारने का बोल्ड डिसीजन लिया था तब तुम रियल मैन थे। उस समय तो स्थान और समय भी हमारे अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने बोल्डनेस दिखाई और उस डिसीजन को लिया। आज समय भी और स्थान भी हमारे फेवर में है, लेकिन तुम हो जो इस अवसर का पूरा फायदा उठाने को ही तैयार नहीं हो। When Macbeth shows his doubts, Lady Macbeth assures him that they will not fail. She reveals her plan that the bodyguards of Duncan will be overfed and made dead drunk so that they will become senseless. At that time, they can easily murder King Duncan and accuse the drunken guards with murder of Duncan. Macbeth is convinced and decides to murder King Duncan with all his physical and mental faculties. जब मैकबेथ अपने संदेह प्रकट करता है तो लेडी मैकबेथ उसे विश्वास दिलाती है कि वो नहीं हारेंगे। वो अपना प्लान मैकबेथ के साथ शेयर करती है, उसे बताती है कि डंकन के बॉडीगार्ड्स को खूब खिलाया जाएगा और उन्हें डेड ड्रंक कर दिया जाएगा। वो पीने के बाद अपना होशो हवास खो बैठेंगे और ऐसे समय में हम जाकर किंग डंकन को आराम से मार देंगे और किंग डंकन की हत्या का आरोप भी हम उन बॉडीगार्ड्स पर लगा देंगे। मैकबेथ ये सुनकर कन्विंस हो जाता है और निर्णय करता है कि वो अब किंग डंकन को मारेगा और ऐसा करने के लिए अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.